हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी इसमें हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, और कौन सी वो कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने नेशनलिज्म के एक्शन में शुरुआत करी, कौन थे, कहाँ से आई रिवॉल्यूशनरीज। आपने सामने देखा होगा ना, थोड़ा बहुत टॉपिक रेवोल्यूशनरीज पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित बोरा और आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने फ्रेडरिक सोरेर की पिक्चर को डिस्कस किया, राइट। और हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में भी डिस्कस किया, जिसमें हमने ला पात्रे है ना, ले सितोयन की कैसे फ्रांस एक कंट्री में फॉर्ज किया गया, कैसे एक कंट्री को बनाया गया। फ्रांस में लोग डिवाइडेड थे, बट दे बिकेम कनेक्टेड रिवॉल्यूशनरीज के आइडियाज से। तो वैसे ही यूरोप भी डिवाइडेड था, और यूरोप में भी लोग अलग अलग अपने आप को अलग अलग मानते थे। एक ऐसा नहीं कि एक कंट्री का हिस्सा मानते थे, नो, अलग अलग। तो कैसे वहाँ उन लोगों के बीच में, सबके बीच में पेट्रियाटिज्म या हम नेशनलिज्म या जिसको हम बोले राष्ट्रवाद या काइंड ऑफ एक अपने देश से प्रेम या देश प्रेम की भावना लोगों के मन में जागी। तो वो देखो इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि पहले नेशनलिज्म आने से पहले यूरोप की हालत कैसी थी। ये हालत मत पढ़ देना, ये हालात है, ये हालत है, ठीक है। असलियत में सिचुएशन कैसी थी यूरोप की। सो इसके लिए 3 पॉइंट्स सफिशिएंट हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपको जो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ तो उसी हिसाब से आप याद भी रखें, ठीक है। तो आपको आंसर भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी, आप याद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड यूरोप के देश हैं, सही बात। ये सारे देश छोटे छोटे किंगडम्स, छोटे छोटी डचीज, छोटे छोटे कैंटन्स में डिवाइडेड थे। अभी डचीज और कैंटन्स होते क्या हैं? ये भी एक तरीके से किंगडम्स और छोटे छोटे टेरिटरीज होती हैं, पर छोटी होती है, जहाँ पर ड्यूक्स और कैंडबरी ये सब लोग रूल करते हैं। अलग अलग नाम है, छोटी 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 और बड़ी टेरिटरी का, नथिंग एल्स। एंड हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, यानी देयर रूलर्स वर इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस मतलब दे वर इंडिपेंडेंट, नोबडी वाज अबव देम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा, ना तो कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी, ना कोई कॉमन कल्चर। तो भाई कैसे कनेक्टेड हों? ना तो कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी कि भाई ठीक है भाई, ये लोग कलेक्ट, सब लोग हम सब एक हैं। जैसे हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है? आप जो वीडियो देख रहे हैं और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वी ऑल आर इंडियंस, राइट। एंड अ कॉमन कल्चर, वी मे बी मराठी, वी मे बी गुजराती, वी मे बी उत्तराखंडी, वी मे बी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राइट। वी हैव अ कॉमन कल्चर, बट इन यूरोप इट वॉज नॉट सो। ना तो कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी कि भाई हम जर्मनी से हैं, ना कोई कलेक्टिव कल्चर। सेम लैंग्वेज भी अलग अलग। भाई इंडिया की तरह डेमोक्रेटिक थोड़ी ना था यूरोप कि भाई मराठी, गुजराती और पंजाबी, हरियाणवी सारे एक साथ रहेंगे। नो, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना थी उस टाइम। वहाँ पर तो मोनार्की थी, सारे लोग अपनी अपनी रूलर के अंडर में रहते थे, बस, नथिंग एल्स। वहाँ पर लैंग्वेज अलग, एथनिक ग्रुप्स अलग, उनके एथनिसिटी मतलब किस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड, जो उनका किस बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, कल्चरल बैकग्राउंड, काइंड ऑफ सोशल बैकग्राउंड, ये सब अलग अलग था, कुछ भी एक नहीं था। तो नेशनलिज्म की शुरुआत होती कहाँ से? इन सब के लिए तो भाई एकता चाहिए ना, कुछ कॉमन चीज़ चाहिए ना, तभी तो होता है। आपको अपनी फैमिली से प्यार तभी है बिकॉज आप सभी लोग एक फैमिली के लोग हो, सेम काइंड ऑफ रिलेशन है आपके में, कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि आप एक फैमिली के लोग हो और रिलेशन शेयर करते हो। बट वहाँ पर कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन जो धागा था जो पूरे यूरोप को बांधता, ऐसा तो कोई धागा ही नहीं था, ठीक है। ऊपर से दिक्कत ये थी कि अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, दिक्कत हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्चुअली, हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल। अगर आपने अपनी बुक्स अपने साथ रखना, अगर एक भी किसी ने भी ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो हैब्सबर्ग एम्पायर समझ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट तो ध्यान दीजिए कैसे। यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर एक बड़ा ऑस्ट्रियन हंगरी एरिया में रूल करता था। ये हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रियन हंगरी एरिया में रूल करता था।
यहाँ पर भी देखो एक छोटा सा जो एम्पायर था, इसी में 4 तरीके के लोग लैंग्वेज बोलते हैं, इसी के अंदर 4 डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं। कोई बोहेमियन है, कोई स्लोवीन है, कोई क्रोएट्स है, कोई रोमन है, क्रोएशिया के लोग होते हैं, स्लोवाकिया के लोग होते हैं ना, स्लोवीन्स के लोग होते हैं, स्लोवेनिया के लोग होते हैं, राइट। एल्पाइन रीजन है, एल्पाइन रीजन में जो पीपल हैं वो जर्मनी स्पीकिंग है। लुम्बार्डी और वेनेशिया ये इटली के पास का रीजन है, तो यहाँ के लोग इटालियन बोलते हैं। हंगरी में 50% पॉपुलेशन मैग्यार लैंग्वेज बोलती है, और अदर 50% स्पोक लोकल लैंग्वेजेस। ग्लेशिया एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। तो आप देखिए अल्पाइन रीजन में जर्मन स्पीकिंग, लुम्बार्डी एंड वेनेशिया इज इटालियन रीजन्स, तो इटालियन स्पीकिंग वहाँ पर है। हंगरी में 50% स्पोक मैग्यार एंड अदर स्पोक रीजनल डायलेक्ट्स। ग्लेशिया में एरिस्टोक्रेसी इज पॉलिश स्पीकिंग। देख रहे हो कितनी सारी लैंग्वेज, जर्मन, इटालियन, मैग्यार, पॉलिश। तो आप इसका क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट? इसका पॉइंट लिखोगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कितनी सारी डाइवर्सिटी थी वहाँ पर। और यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं था, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, यहाँ था डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, लोग अलग अलग है। दूसरा था एथनिक डाइवर्सिटी। देखो बोहेमियंस और स्लोवाक्स नॉर्थ में रहते थे, स्लोवीन्स कार्नियोला एक रीजन वहाँ पड़ता है वहाँ रहते थे, क्रोएशिया के क्रोएट्स साउथ में रहते थे, और रोमन्स ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे, ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। तो दूसरा क्या हो जाएगा? एथनिक डाइवर्सिटी। तो अब देखिए आपको क्या लिखना है इसमें, अगर क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए आ सकता है क्वेश्चन, इसमें आते भी हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर वाज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। पैच वर्क का मतलब जैसे जिक्सॉ पजल को हम मैच करते हैं ना, ऐसे पैचेस को मिलाकर एक हैब्सबर्ग एम्पायर बना है, राइट। पैचेस को मिला के हैब्सबर्ग एम्पायर बना है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर 2 तरीके की डाइवर्सिटी थी। पहली थी क्या? लिंग्विस्टिक, जिसमें आप देखो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप अल्पाइन रीजन था जहाँ एरिस्टोक्रेसी वाज जर्मन स्पीकिंग, बोलते रहिए तो याद हो जाएगा। फिर दूसरा रीजन लुम्बार्डी वेनेशिया। लुम्बार्डी वेनेशिया किसका रीजन था? इटली का रीजन था वेनेशिया, तो यहाँ के लोग इटालियन स्पीकिंग। थर्ड था ग्लेशिया। ग्लेशिया के लोग क्या बोलते थे? पॉलिश, एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली बोलते थे। और फोर्थ था कौन सा? हंगरी का रीजन। हंगरी का रीजन में 50% मैग्यार और बाकी के 50% रीजनल लैंग्वेज या रीजनल डायलेक्ट्स भी लिख सकते हैं। बस इसी को आपको लैंग्वेज बना के लिखना है। तो सेकंड पॉइंट है एथनिक डाइवर्सिटी। एथनिक डाइवर्सिटी में गाइस आप देख सकते हैं क्या क्या था। बोहेमियन लोग रहते थे नॉर्थ में। दूसरा स्लोवीन्स रहते थे कहाँ? इन कार्नियोला। और आपके कौन थे? बोहेमियन, स्लोवीन्स एंड रोमन्स लिव इन द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। और साउथ में कौन रहते थे? साउथ में स्लोवीन्स हो गया हमारा, बोहेमियन हो गया, रोमन्स हो गया, देख लेते हैं। साउथ में रहते थे हमारे क्रोएशिया के लोग, तो साउथ में ये। तो इस तरीके से आप करना है। अल्पाइन रीजन जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी, लुम्बार्डी एंड वेनेशिया इटालियन स्पीकिंग, हंगरी मैग्यार एंड रीजनल डायलेक्ट, ग्लेशिया पॉलिश स्पीकिंग, बोहेमियंस लिव इन नॉर्थ, स्लोवीन्स कार्नियोला, क्रोएट साउथ, रोमन्स ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। ये याद रखना बच्चों, तभी मजा आएगा, ठीक है। तो ये तो था भाई एथनिसिटी के डिवीजन और था लैंग्वेज का डिवीजन। अब सोसाइटी भी बटी हुई थी। सोसाइटी 2 भागों में बटी हुई थी, 2 तरह की क्लासेस थी इकोनॉमिक सोसाइटी। एक थे एरिस्टोक्रेट्स जिनके पास गजब का पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा। दूसरे थे पीजेंट्स, टेनेंट्स एंड सर्व्स यानी स्लेव्स लोग, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं। पीजेंट्स के पास तो फिर भी थोड़ा बहुत पैसा था, स्लेव्स की तो हालत और बुरी है ना। लेकिन क्या हुआ ये कि 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी के बाद और 19th सेंचुरी में
के दौरान, है ना, मिड 18 सेंचुरी यानी 1750s का टाइम। तो सेंचुरी में अगर हम 18 मतलब 1 माइनस कर देते हैं तो वो आ जाता है ईयर। जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो ईयर कौन सा चल रहा है? 20th ईयर चल रहा है, राइट। जैसे हम 2023 लिखते हैं ना, 20th ईयर चल रहा है। वैसे ही अगर 18th सेंचुरी चल रही है थी तो 18 माइनस 1 17th ईयर चल रहा है, राइट, लाइक दैट। तो इस टाइम पर 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो लोगों को जॉब मिलने लगे, जॉब मिलने लगे तो पैसा आने लगा, पैसा आने लगा तो लोगों के पास अ लिटिल बिट थोड़ा सा पढ़ने भी लगे, स्कूल भेजने लगे अपने बच्चों को। तो बच्चे कुछ जिन्होंने अच्छा कर लिया, कोई डॉक्टर बन गया, लॉयर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो बड़े बड़े आदमी बन गए, है ना। तो उस टाइम पर ये तो एक नई तरह की क्लास, एक नई तरीके की सोशल स्टेटस बना, जिनके पास ना तो जो एरिस्टोक्रेट जैसे अमीर थे, ना ही इनके जैसे बहुत गरीब पीजेंट्स के जैसे। तो उसका नाम क्या था? मिडिल क्लासेस। इनकी खास बात क्या थी मिडिल क्लासेस की? दे वर एजुकेटेड, दे हैव रिसोर्सेज, यानी पैसा था इनके पास थोड़ा बहुत, तो पावर भी थी। जब पैसा आता है, एजुकेशन और पावर डेडली कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? पता होगा ना, जब एजुकेशन और पावर, पैसा दोनों आ जाता है तो इंसान डेडली बन जाता है। वही मिडिल क्लासेस के साथ है आज की डेट में भी। जब ये पैसा और एजुकेशन आई, बना डेडली कॉम्बिनेशन, डिमांड करने लगे अपनी राइट्स की, है ना। तो वही हुआ। तो देखिए क्या करा इन्होंने मिडिल क्लासेस ने। तो बिफोर वी गो टू मिडिल क्लासेस, एक बार पहले एरिस्टोक्रेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये फीचर्स आ सकते हैं कि कैरेक्टर, यूरोप के जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनके फीचर्स क्या थे। तो पहला, दे वर द डोमिनेंट क्लास इन यूरोप। दे वर न्यूमेरिकली स्मॉल इन ग्रुप बट डोमिनेंट, यानी दबंग थी भाई एरिस्टोक्रेट्स की। पैसा था, पावर थी, क्या कौन नहीं सुनेगा इनकी। भले ही कम थे, पिरामिड के टॉप में एक ही इंसान होता है, राजा एक ही होता है, पीएम एक ही होता है, बट पावर उसके पास पूरे देश को कंट्रोल करने की होती है। वही चीज़ है डोमिनेंट क्लास इन यूरोप, यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। इनके पास जो ये लोग, और मजे की बात, ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, दे वर कनेक्टेड, they were not divided, they were connected across region, across territories, they were united. These people were united by common way of life, क्योंकि अमीर थे, पैसा जोड़ा हुआ था इन्होंने। owned estates and town houses, बहुत बड़े बड़े लार्ज फार्म थे। estate मतलब लार्ज फार्म्स होता है, बड़े बड़े फार्म्स, बड़े बड़े टाउन हाउसेस। और बोलते थे कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच, फॉर द डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, और जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना भाई डिप्लोमेसी के लिए, वैसे ही फ्रांस की फ्रेंच बोलते थे। फ्रेंच उस टाइम पर ज़्यादातर अमीर लोग ही बोला करते थे, जो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं यूरोप में। एंड देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। सो देख लीजिए, डोमिनेंट क्लास, यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, ओन्ड एस्टेट्स, स्पोक फ्रेंच, फैमिलीज कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज एंड न्यूमेरिकली स्मॉल इन ग्रुप। देख रहे हो, ये सारे मैंने उसी तरीके से बनाए जिस तरीके से आप आंसर लिखोगे, सोचो भी उसी तरीके से आंसर राइटिंग में। क्योंकि मार्क्स अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में मिलना ना, और आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आंसर तो अपने आप बनेगा, है कि नहीं है। तो हम पहले बात कर रही थी, हमने एरिस्टोक्रेट्स के बारे में जान लिया। ये है भाई एरिस्टोक्रेट्स, अमीर दिखने में, देखो भाई कैसे मजेदार कपड़े पहने हुए हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल क्लासेस के। यही तो थे वो क्रांति लाने वाले, एजुकेटेड एंड विद थोड़े लिटिल बिट रिच एंड एजुकेटेड पीपल। तो इनके बारे में बात करते हैं। मिडिल क्लासेस कौन थे, कहाँ से आए, कैसे जन्म हुआ, है ना। पीजेंट लोग बेचारे गरीब, ना पैसा ना दिमाग, तो कहाँ से भाई कैसे कुछ बदलाव कर पाते हैं। बदलाव के लिए एजुकेशन चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो आपको ये देखिए पैराग्राफ भी दिया हुआ है, द एरिस्टोक्रेसी इन द न्यू मिडिल क्लासेस। तो इसमें दो चीज़ों मैंने पैराग्राफ डालने का रीज़न ये है कि इसमें पीजेंट्स के बारे में भी दे रखा है। तो एक बार देख लो। Social and politically, a landed aristocracy was the dominant class of the continent. The member of this class were united. ठीक है, they owned countries, estates and town houses. They spoke French बोलते थे in diplomacy in high societies, connected by ties of marriage and numerically small in group. कम थे लेकिन dominant, शेर जैसे. Peasants on the other hand, बेचारे गरीब फार्मर्स, कहाँ
कि मतलब इनकी मेजॉरिटी थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बट गरीब लोग. टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वॉज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्योंकि ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट्स थे, वहाँ पर स्लेव्स लोग काम करते थे. तो यूरोप भी बटा हुआ था वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट में. वेस्ट और सेंट्रल में बेसिकली कौन लोग रहते थे? वेस्ट और सेंट्रल में बेसिकली टेनेंट्स और स्मॉल फार्मर्स लोग रहते थे. ईस्ट तो बिल्कुल गजब हाल था, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्न और सेंट्रल, सॉरी, वेस्ट में फार्मर्स रहते थे और स्मॉल फार्मर्स रहते थे और टेनेंट्स रहते थे. सेंट्रल और ईस्टर्न का हालत बुरी थी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एरिस्टोक्रेट ज़्यादा रहते थे. तो यहाँ पर ज़्यादातर स्लेव्स या सर्व्स लोग काम करते थे इनके खेतों में. ठीक है. अब देखो मिडिल क्लासेस का. तो वेस्टर्न पार्ट्स में लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप. ठीक है. पैसा आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पैसा आया तो इमरजेंस हुआ कमर्शियल क्लासेस का. इसी को मिडिल क्लास कहा गया. ठीक है. तो हाउ या ये क्वेश्चन बोल सकते हो आप कि क्या बोलते हैं, हाउ डिड मिडिल क्लासेस राइज्ड टू पावर इन यूरोप, और हाउ मिडिल क्लास emerged इन यूरोप. ये हमने शायद पहले भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में एक बार पढ़ा होगा, आपको याद होगा. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द मेन रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन मिड 18th सेंचुरी के बाद चालू हुआ, बट फ्रांस में ये काफ़ी लेट शुरू हुआ, जर्मनी और फ्रांस में ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. और वर्किंग क्लास जो थी ये इंडस्ट्रियलिस्ट की बनी हुई थी, बिजनेसमैन की थी, प्रोफेशनल्स थे इसमें. तो वही है. एंड इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी. भाई मैंने बताया ना, एजुकेशन और पैसा डेडली कॉम्बिनेशन. एजुकेशन से आता दिमाग, पैसे से आती है पावर. तो भाई जब तुम्हारे पास पावर आ जाती है तो तुम फिर क्या करते हो, अपने हक की बात मांग करने लगते हो. तो वही ये लोग करने लगे. भाई वेस्टर्न पार्ट्स एंड सेंट्रल पार्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनका इमरजेंस हुआ. इमरजेंस के बाद आया पैसा, पैसे के बाद आया दिमाग, दिमाग के बाद आया क्या, डिमांड. डिमांड किसकी? कि भाई देश आज़ाद होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस होने चाहिए. भाई हम पढ़े लिखे, हमारे पास पैसा, क्या कमी है हमारे पास? हम क्यों नहीं रूल कर सकते भैया एरिस्टोक्रेट्स की तरह? इनके प्रिविलेजेस को हटाओ, सिंपल. ठीक है. ये चलिए, ये समझ में आया बच्चों? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ें. अब देखो, ये तो था आपका सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन. ठीक है. ये डिवीजन कैसा डिवीजन था? पहला डिवीजन क्लियर कट था. पहला डिवीजन था आपका पहला डिवीजन तो था ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का, आपने देखा. दूसरा था एथनिक डाइवर्सिटी का, और तीसरा था इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का, कि एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट्स और मिडिल क्लासेस में इनकी सोसाइटी बेसिकली डिवाइडेड थी, है ना. तो आगे बढ़ते हैं. लिबरल नेशनलिज्म के मतलब जो ये मेन टॉपिक, इस टॉपिक का समझना है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म है ना. तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? हमें बैकग्राउंड समझ में आ गया कि भाई यूरोप की हालत में पूरा डिवाइडेड था. यूरोप सब चीज़ डिवाइडेड था. ठीक है. पूरा हमें बैकग्राउंड समझ में आ गया. अब हमें समझना है नेशनलिज्म का मतलब, कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता था. नेशनलिज्म का मतलब होता था द लिबरल नेशनलिज्म डिराइव फ्रॉम लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. आपने सुना होगा, कई बार हम बोलते भी हैं कि हमारी टीचर लिबरल मार्किंग करते हैं, बोलते हैं ना, या हमारे पेरेंट्स थोड़े लिबरल ख्यालात वाले हैं. कैसे पेरेंट्स? जो थोड़े से खुले विचारधारा वाले होते हैं, बच्चों को दोस्तों की तरह ट्रीट करते हैं, है ना. जो टीचर्स इजी मार्किंग करते हैं तो उनको हमने बोल दिया लिबरल मार्किंग करते हैं. ऐसा मतलब फ्री, फ्रीडम. लिबरल मतलब फ्री, लिबर्टी. लिबरल शब्द ही बना लिबर्टी से, यानी फ्रीडम. तो मिडिल क्लासेस भैया पैसा, पावर और दिमाग डिमांड करने लगे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. भैया हर एक इंसान आज़ाद, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. ये चीज़ें होनी चाहिए, फ्रीडम और इक्वालिटी. ठीक है. फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअल की, और इक्वालिटी होनी चाहिए हर किसी की बिफोर द लॉ. बट यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई थी गाइस. छोटा सा स्टार बना दे. कंडीशन अप्लाई क्या? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. अडल्ट
सफरेज, यानी हर एक अडल्ट को 18 प्लस यानी जो अडल्ट है उसको राइट टू वोट की बात ये नहीं करते थे, क्योंकि आपको पता होगा यूरोप में विमेन और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती यानी नॉन प्रॉपर्टीड मेन, उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। ओनली प्रॉपर्टीड ओनिंग मैन यानी प्रॉपर्टी के मालिक वाले जो आदमी है, आदमी सिर्फ, उनको वोटिंग करने का अधिकार था। तो इसकी डिमांड नहीं करते थे। ये लोग बोलते थे भाई फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बट राइट टू वोट तो सिर्फ प्रॉपर्टी वाले लोगों को मिलना चाहिए। पैसा था ना, तब गरीबों की कौन सुनेगा भाई, गरीबों लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती। और ये भी वुमेन को भी बहुत लेट मिला गाइस, 1946 में राइट टू वोट मिला है यूरोप में, ठीक है। अदरवाइज इंडिया में तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1915 में, फिर तब से ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये तो अनसेड बात थी कि भाई होना ही है विमेन वोटिंग और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये नहीं था बेसिकली, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं था। अच्छा, तो ये डिमांड करते थे मिडिल क्लासेस। लिबरल नेशनलिज्म का इनका मतलब ये था कि भाई सबको आज़ादी मिले और सब लॉ के सामने इक्वल हो। इकोनॉमिक स्पेयर यानी बिजनेस, पैसे के मामले में लिबरलिज्म यानी आज़ादी का मतलब था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट। क्या मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट? फ्रीडम ऑफ मार्केट मतलब कि भाई हम एक जगह से दूसरे जगह सामान बेचने की आज़ादी हो, अननेसेसरी के टैक्स ना पे करने पड़े, अननेसेसरी कस्टम ड्यूटीज ना पे करनी पड़े, उससे आज़ादी। देखो, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, जो स्टेट ने, सरकार ने अननेसेसरी के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं गुड्स के मूवमेंट पर, पैसे के मूवमेंट पर, वो उससे आज़ादी, छुटकारा मिलना चाहिए भाई। फ्रीली जैसे आज करते हैं हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रीली, भाई सरकार से परमिशन ली बस फ्रीली मूवमेंट करते हैं, वैसा ही हो, इतने अननेसेसरी के टैक्सेस ना हो। यानी कुछ ना कुछ तो टैक्सेस होंगे ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, तभी तो बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए, वरना क्यों कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम थी क्या, ये भी तो डिस्कस करना है। जब तक पता ना हो प्रॉब्लम क्या है तो समझ में कैसे आएगा। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब पता होना चाहिए। इस केस स्टडी में आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरल नेशनलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल नेशनलिज्म, है ना गाइस। तो ये दो पॉइंट तो खत्म, लिख दो वहीं पर धड़ाक से, मजा आ जाएगा टीचर को, ठीक है। तो अब आप समझने के लिए समझिए कि भाई फ्रीडम ऑफ मार्केट बोल रहे हैं, एबॉलिशन ऑफ सरकार द्वारा इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश करा जाएगा। अबॉलिश मतलब हटाना। तो क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि नेपोलियन के अंडर में, नेपोलियन फ्रांस का पावरफुल रूलर, उसके अंडर में 39 स्मॉल स्टेट्स है, 40 ही मान लो, 40 स्टेट्स या 39 स्टेट्स और 39 करेंसी, छोटे छोटे स्टेट फ्रांस के अंदर ही 39 स्टेट्स, स्मॉल स्टेट और 39 की करेंसी। भाई कितनी दिक्कत। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, एक कोने से दूसरे जगह जाना है, तो 39 अलग अलग राज्यों से गुजर के जाना पड़ेगा और 39 अलग अलग करेंसीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। भाई कई बार तो तुम याद ही नहीं रख पाओगे, तुम खुद याद नहीं रख पाते भाई देश की कितने देशों की करेंसी है, भाई किस देश में जाना है, भाई क्या कितनी करेंसी कैरी करें, कितना रुपए का कन्वर्टेबल रेशियो होता है, कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो डिफरेंट करेंसीज एंड 39 स्मॉल स्टेट्स एंड 39 करेंसीज। अब एक एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है तुम्हारी बुक में। अगर आपको उस टाइम पर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग नाम की जगह में जाना होता तो आपको 11 कस्टम ड्यूटीज यानी टैक्स वाली बॉर्डर्स जो होती है ना, टैक्स बॉर्डर टैक्स होता है। हर स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको बॉर्डर पर टैक्स देना होता है। तो 11 कस्टम ड्यूटी से गुजरना पड़ता भाई लोग, 11, और 5% हर एक में देना पड़ता। तो तुम समझ रहे हो 11 × 5 तो इट विल बी 555%। यानी अब मतलब तुम समझ लो अगर 100 रुपये का सामान है तो 55 रुपीज़ तो उसमें स्टेट अवे क्या हो जाएगा, टैक्सेस का बढ़ जाता था ना। तो 11 कस्टम ड्यूटी। सो इफ़ यू हैव टू क्रॉस, मूव और शिफ्ट or transport good from Hamburg to Nuremberg, you will have to cross 11 custom duties and pay 5% tax at each border post. चलो, एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये कि 39 स्मॉल स्टेट्स एंड 39 करेंसी। चलो ठीक है। नाउ प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी गाइस, प्रॉब्लम एक और थी, वो थी LA। ये क्या है LA? ये LA का मतलब है बेसिकली कि
एक कपड़ा, वहाँ पर एक डिफरेंट वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम बेसिकली। एग्जाम्पल के तौर पर हर एक एरिया का अपना अपना वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था। अगर एक जगह एक एलए, जैसे 1 सेंटीमीटर मान लो आप, या जैसे वहाँ पर की एक मतलब मेजरमेंट यूनिट होती है एलए, ठीक है, यूरोप में उस भाषा में एलए एक मेजरमेंट यूनिट होती है। तो अगर एक एलए कपड़ा मैंने मांगा, फ्रैंकफर्ट में मांगूंगा तो 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा मुझे। मेन्स नाम के शहर में मांगूंगा तो उसमें इतना कपड़ा मिलेगा। न्यूरंगबर्ग में जाके मांगूंगा तो उसमें इधर इतना कपड़ा मिलेगा। फ्रेबर्ग में मांगूंगा तो इतना। अब इसमें कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, करेंसी अलग, टैक्सेशन सिस्टम अलग, और ऊपर से वेट और मेजरमेंट का सिस्टम भी अलग। भाई करेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुम समझ रहे हो? एक एलए और फ्रैंकफर्ट में बोल रहा भाई 54 सेंटीमीटर आता है, मेन्स में बोल रहा भाई 55 सेंटीमीटर आता है। अब इन दोनों में तुम टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। बस जब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था तो मिडिल क्लासेस ने क्या करा? मिडिल क्लासेस ने डिमांड करा कि भैया ये खत्म होना चाहिए अब भी कि अभी, और हुआ भी। 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया एक, जिसका नाम रखा गया ज़ोल्वरिन। ये याद रखना बच्चों, 1 मार्कर है ज़ोल्वरिन। ये प्रूशिया ने इसको इनिशिएट किया था और ये ज़ोल्वरिन फॉर्म हुआ। इसका ये मतलब था कि भाई एक बेसिक, ये पूरे यूनियन का एक बेसिक टैक्स बनाया जाएगा। यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, जो अननेसेसरी के टैरिफ बैरियर्स थे, टैक्स बैरियर्स बेसिकली, उनको ख़त्म करा गया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 39 करेंसीज थी ना, तो कहाँ कितनी हो गई? 2 करेंसीज हो गई। करेंसीज फालतू की करेंसीज को हटा दिया, और रेलवेज का क्रिएशन होना शुरू हो गया, तो और मोबिलिटी आ गई। तो मिडिल क्लासेस की डिमांड से यूरोप का ग्रोथ हुआ। तो ये पहला एक तरीके से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या लिबरलिज्म आ चुका था, राइट। चलिए, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि what were the steps taken by middle classes, or what was the demands of middle class to boost economic liberalism in mid 18th century Europe? ये क्वेश्चन आ सकता है गाइस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल मैंने स्ट्रेट अवे पॉइंट्स के मार्क के रूप में कर रखा है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, चलिए, ये हो गया भाई अभी तक की बात, लिबरलिज्म मतलब क्या होता है ना, और मिडिल क्लासेस ने क्या करा। ठीक, अब हुआ क्या? 1815 में नेपोलियन हार गया। नेपोलियन हारा तो नेपोलियन के बाद को बेसिकली हराया, जो फ्रांस को जिसने इतना पावरफुल बनाया, इतना ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनाया, उसको हरा दिया भाई किसने? कुछ मिली भगत करके एरिस्टोक्रेट्स। जब उनको हराया गया तो एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर आया। कंजर्वेटिव्स आपको पता हो कि कौन थे? कंजर्वेटिव्स वर द पीपल हु बिलीव्ड दैट, मतलब बेसिकली राजा की सल्तनत वाले जो सपोर्ट करते थे राजा को, गाइस, है ना, कुछ नहीं है, पुरानी चीज़ों को। कंजर्वेटिव यानी ओल्ड थिंकिंग वाले बोलते ना, कोई लोग बोलते हैं लिबरल्स हैं हमारे पेरेंट्स, तो कोई बोलते हैं हमारे पेरेंट्स कंजर्वेटिव हैं, रात को ज़्यादा बाहर देर तक बाहर नहीं रहने देते, छोटे कपड़े पहनने नहीं देते, इंस्टाग्राम में फोटो डालने नहीं देते, कंजर्वेटिव्स हैं, है ना। तो वही है। तो कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो मतलब पुरानी सोच वाले ओल्ड ट्रेडिशन लोग, बेसिकली सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की, लिखा है ना कंजर्वेटिव्स। तो ये ऑर्डर आया कब? जब नेपोलियन को हटाया तो वापस से रूलर्स आए, वापस से एरिस्टोक्रेसी आ गई। यार इतना यूरोप में उथल पुथल हुई है ना, क्या ही बताएं हम तुमको। Conservatives realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy. इनका ये मानना था कि कंजर्वेटिव्स बोल रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है क्योंकि हमें मॉडर्न आर्मी चाहिए, हमें मॉडर्न वही देश बनाना है। इससे क्या होगा? इससे मोनार्की को फ़ायदा होगा। तो कंजर्वेटिव्स को ये लगा, तो एक नया तरीके का कंजर्वेटिज्म आया। कैसा कंजर्वेटिज्म? न्यू कंजर्वेटिज्म, मॉडर्न कंजर्वेटिज्म, जिसमें मॉडर्न आर्मी हो इनके बाद। इसमें बच्चों ये तो इतना नहीं, ठीक है, कंजर्वेटिज्म पढ़ना, वो समझने के लिए पढ़ना है कि 1815 को नेपोलियन को हराया था कुछ कंट्रीज़ ने, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, इनने हराया था।
मिल के हराया था नेपोलियन को। नेपोलियन ने नाक में दम कर रखा था ना इनकी, इस वजह से। तो उसके बाद जब इन्होंने नेपोलियन को हराया, वो वॉर हुआ, उसके बाद 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये ट्रीटी ऑफ वियना। इस ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ क्या? ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ डिसीजन लिए गए यूरोप को लेकर, यूरोप की तकदीर को लेकर, ठीक है। और वो डिसीजन ने काफ़ी चेंजेस किया। तो ट्रीटी ऑफ वियना बहुत हुई, क्योंकि आपको पता होगा हर वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है, एक अग्रीमेंट होता है। ट्रीटी मतलब होता है बेसिकली अग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट है ना, कि भाई वॉर ख़त्म करा जाए और कुछ अब स्टेप्स लिए जाए। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ वियना किसने करी थी? नेपोलियन को हराने वाली फोर्सेस ने। ब्रिटेन ने हराया, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने, एंड दे मेट एट वियना। वियना इज अ प्लेस इन ऑस्ट्रिया। इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। भाई साहब ये भी गजब इंसान था, ड्यूक मेटरनिक। इसके बारे में भी आगे पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे रखे हैं इसने, मज़ा आता है। एंड मेनली इट वॉज डन टू अंडू, यानी अंडू मतलब जो नेपोलियन ने करा उसको पलट देंगे। नेपोलियन ने जो भी चेंजेस करे उसको पलट देंगे। तो क्या करा भाई इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना में? पढ़ लेते हैं भाई। भाईजान लोग, गाइस लोग, 4 पॉइंट इन्होंने मेनली करे तो और भी हैं, आगे हैं, पहले 4 पढ़ लेते हैं। बर्बन डायनेस्टी, याद है लुइस 16 क्लास 6 में पढ़ा होगा, सॉरी क्या नाम, क्लास 9 में पढ़ा होगा। लुइस 16 नाम के भाई साहब थे। उसी लुइस 16 का एक बच्चे का बेटा का भाईजान कोई तो उसकी फैमिली का था, लुइस 18, उसको वापस से रिस्टोर कर दिया। गरीब क्या, बिल्कुल ही कमजोर राजा, उसको फ्रांस का राजा बना दिया। यानी बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। लुइस 18 बिकेम द किंग। तो लुइस 18 को रिस्टोर करा पावर से में, और बर्बन डायनेस्टी को वापस लाए गए। फ्रांस लॉस्ट ऑल इट्स टेरिटरी कैप्चर्ड अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जैसे फ्रांस को पावरफुल बना दिया था, कई सारे राज्यों को कब्जा कर लिया था, सबको वापस ले लिया। और तो और फ्यूचर में कोई राजा आकर कहीं गलती से लुइस जो नया राजा बनाया है उसको भाई वो उसका दिमाग चकरा जाए और वो भाई बन जाए कोई भाई 30 मार खां, तो वो भी ना कर पाए, तो उसको उसके लिए क्या करा इन्होंने, आसपास उसके आसपास किंगडम्स का घेरा लगा दिया, ताकि उनकी किंगडम्स की आर्मी इसको बढ़ने ना दे सके, फ्रांस को वापस से कोई नया देश कैप्चर ना करने दें। तो किंगडम ऑफ नेदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम नॉर्थ में सेटअप करा गया। जेनेवा, बड़ी सुंदर सी जगह है ये यूरोप में, आप सब ने इसकी एक फ़ोटो देखी होगी, बाद में दिखाएंगे हम। जेनेवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इन साउथ, इटली का एरिया है जेनेवा, ठीक है। किंगडम ऑफ नेदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम नॉर्थ में गया, जेनेवा एंड पीडमोंट साउथ में आया, ठीक है। प्रूशिया वॉज गिवन वेस्टर्न फ्रंटियर, प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर मिली, और ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली। ऑस्ट्रिया में नदर्न इटली, बेसिकली नदर्न इटली का जो कंट्रोल था ऑस्ट्रिया को मिल गया। तो ये बिल्कुल तुम देखो, अभी तुम ये समझ रहे हो ना, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म टॉपिक जो है उसमें ये देखो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये कंजर्वेटिव्स ने बेसिकली नेशनलिज्म की शुरुआत कर रहे हैं। पहले यूरोप पूरा अलग थलग पड़ा हुआ है, कंजर्वेटिव्स आते हैं, कंजर्वेटिव्स ने एक नया तरीके का सिस्टम बनाया। इसने एक तरीके से एनकरेज कर दिया रिवॉल्यूशनरीज को कि भाई हमें तो नेशनलिज्म करना है, हमें तो अपने देश को आज़ाद करना है। ये सारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं रिवॉल्यूशनरीज के लिए। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रूशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ सैक्सनी। तो ये देखो, बर्बन डायनेस्टी केम टू पावर, फ्रांस लॉस्ट ऑल इट्स टेरिटरी अंडर नेपोलियन, स्टेट्स वर सेट अप on the boundaries. Netherlands was set up in the north, and for Netherlands and for north. Genoa was set up in south. Prussia was given western frontier. Austria was given control of northern Italy. रशिया को पोलैंड के पास है ना रशिया, तो पोलैंड का पार्ट मिल गया रशिया को, और प्रूशिया वॉज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सनी, उसी के पास है। तो देख लो, ये देखो मैप में देखो, समझो, ये है किंगडम ऑफ फ्रांस गाइस। और आपका ये ऑस्ट्रियन, वेनेशिया, लोम्बार्डी भी मैंने अभी हमने पढ़ा था ना, ये देखो ये इसका है टायरॉल, ये वाला, ये तो हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया पूरा, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। तो देखो ये ऑस्ट्रिया इधर पर है, इस ऑस्ट्रिया को किसका, नदर्न इटली का, पूरे नदर्न इटली का पार्ट मिल गया था। इधर ही पर कहीं पर जेनोवा वगैरह है, वो इसको सेटअप कर दिया। नेदरलैंड नॉर्थ में है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट, ईस्ट, है ना। वेस्टर्न फ्रंटियर किसको मिल गया, वेस्टर्न फ्रंटियर किसको मिला था गाइस, वेस्टर्न फ्रंटियर देख लो किसको मिला था,
ये प्रूशिया को मिला था वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, सॉरी प्रूशिया की वेस्टर्न फ्रंटियर्स में बेसिकली प्रूशिया का तो वेस्ट ये हो गया ना, तो यहाँ पर प्रूशिया को का कंट्रोल हो गया था इधर कहीं पर, और ये पोलैंड यूनाइटेड विद रशिया हो गया था, है ना। तो ये सारे चेंजेस करे थे इन लोगों ने कि भाई नेदरलैंड को सेटअप कर दिया फ्रांस के नॉर्थ में, यहाँ पर ऑस्ट्रियन एम्पायर ने जगह ले ली कि भैया तू अब बढ़ेगा तो हम तेरे को मारेंगे। ऑस्ट्रियन एम्पायर ने यहाँ पर कब्जा कर लिया नॉर्थ ऑफ इटली। प्रूशियन एम्पायर ने इस वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर कब्जा कर लिया, ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है। और पोलैंड वाज गिवन टू रशिया, और सैक्सनी इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को, तो क्या ही बताएं, छोड़ो उसको, इतना इतना काफ़ी है, बहुत हो गया, ठीक है। किंगडम ऑफ सैक्सनी। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? अच्छा, एस रिप्लाइज फॉर किंगडम ऑफ सैक्सनी ये वाला है फिर, तो ये प्रूशिया को मिल गया था, ये भी प्रूशिया के अंडर में आ गया था, सैक्सनी, किंगडम ऑफ सैक्सनी, ठीक है। और ये है गाइस जेनेवा की फोटो। जेनेवा बहुत सुंदर है भाई लोग, लिगुरिया नाम के एक रीजन में आता है, इसकी कैपिटल है इटली में, सुंदर है, बहुत सारी फोटोज हैं, देखना, ठीक है। जेनेवा, इसकी फ़ोटो दिखाने के पीछे रीज़न है। अच्छा, तो देखो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है कि भाई किस तरीके से ट्रीटी ऑफ वेना 1815, नेपोलियन को हारने की डेट याद रखना, 1815 में नेपोलियन हारा था, ठीक है। तो ये अब प्रॉब्लम ये थी कि कंजर्वेटिव्स राजा लोग, ये सब ट्रिगरिंग पॉइंट है गाइस, रेवोल्यूशन के ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे कि कंजर्वेटिव्स लोग क्या थी, ऑटोक्रेटिक थी भाई, ऑब्वियसली अपना राज चलाती थी, क्रिटिसिज्म सहन करना आता नहीं था, तो भाई सेंसरशिप, रिप्रेशन, लोगों को दबाना, सेंसरशिप लगाना। सेंसरशिप क्या होती है भाई, जब मूवी आती है तो एक सेंसरशिप सर्टिफिकेट आता है ना, कोई भी मूवी हॉल में देखने जाते हो तो CBSC करके ऐसा आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऐसे करके, तो वही सेंसरशिप, मतलब जो राजा के खिलाफ कोई बोले तो उस बुक को, उस प्ले को, सॉन्ग को हटा दो, ठीक है। तो इस चक्कर, ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जब कंजर्वेटिव्स करने लगे तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट हुए रेवोल्यूशनरीज के लिए, एंड हेंस दे स्टार्टेड द रेजीम फॉर नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म मतलब आज़ादी, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल, सिंपल। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, कनेक्ट करके पढ़ना गाइस, तब तो मजा आएगा। ओके, अब इस टाइम पर जब राजा की सल्तनत पावर में आ गई तो रेवोल्यूशनरीज का क्या था। और रेवोल्यूशनरीज कौन गाइस, रेवोल्यूशनरीज मतलब जो आज़ादी चाहते हैं, ये मिडिल क्लास के रेवोल्यूशनरी नेता, रिवॉल्यूशन जो लाना चाहते हैं। अब भाई राजा हर जगह फैल गए तो इनको डर लग गया, इनको लगा कि हम कहीं हमको मार दें, हमको वो हो जाता, तो हम क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड। तो ये अंडरग्राउंड हो गए, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे, चुपके चुपके सोसाइटीज़ बनाने लगे, और कई सोसाइटीज़ भी आई। टू बी अ रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट, भाई डायरेक्ट पंगा लेना, राजाओं से डायरेक्ट पंगा लेना, जो इस टाइम पावर में उनसे डायरेक्ट पंगा लेना था। अगर रेवोल्यूशनरी बनना है तो डायरेक्ट पंगा, और डायरेक्ट पंगा वही ले सकता है जिसके पास पावर हो या बिल्कुल जिगरा हो, समझ रहे हो, थारा भाई जोगिंदर जैसा, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो ऐसे ही जिगरे वाले, जिगरदार, लसरदार, ऐसे दिखने में पतले हैं, इन पर शक्ल पर मत जाना बेटा, ये थे गजब जोसेपे मजीनी। जोसेपे मजीनी थे इनका नाम, ये इटालियन रेवोल्यूशनरीज था, और इन्होंने कई सारे इनसे इंस्पिरेशन लेकर, इनकी बुक से इंस्पिरेशन लेकर हमारे कई सारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स, फाइटर्स ने इंडिया में स्ट्रगल्स करे। तो दिस इटालियन रेवोल्यूशनरी वाज बोर्न एट जेनोवा, दिखाई थी ना फोटो जेनोवा की, इटली का एक एरिया है। बिकेम मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी एट कार्बोनारी, और खुद भी एक सीक्रेट सोसाइटी बताई, याद रखना, यंग इटली एंड यंग यूरोप। इटली के थे, इटली के रेवोल्यूशनरी में इन्वॉल्व थे, तो भाई यंग इटली और यंग यूरोप, क्योंकि यूरोपियन थे तो यंग यूरोप। मजीने का मानना था दैट गॉड हैड क्रिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। इन्होंने बोला भाई गॉड ने बनाया, ईश्वर ने एक ये चीज बनाई है कि सारे देश, सारे नेशन एक है, तो तुम कौन इंसान, तुच्छ मनुष्य, कौन इनको अलग करने वाले, सही बात नहीं है ना। तो वो इनका मजीनी का बिलीफ था। मजीनी को बोलना था कि सब आज़ाद है, सब एक जैसे हैं, तुम कौन, ये प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये फालतू वालतू के एम्पायर, तुम कौन भाई, तुच्छ मनुष्य।
तो इसी वजह से ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, वो इनको बोलता था ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। भाई ड्यूक मेटरनिक के लिए तो भाई एक रिवॉल्यूशनरी डेंजरस ही होगा ना, तो जोसेफ मजीनी के लिए ड्यूक मेटरनिक ने बोला था ही इज़ मोस्ट डेंजरस। तो मैंने बोला ना, इन अंकल जी की शक्ल पे मत जाना, ही वॉज वेरी पावरफुल। ठीक है, बॉडी थी भाई की। ठीक है, चलो, तो ये है जोसेफ मजीनी के बारे में। चलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिएगा माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा। तो टिल देन, बाय, शब खैर, गुड नाइट।